अब वेरी गुड इवनिंग गाइस। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आर्ट मिश्रा दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जीन पियाजे का एक इंट्रोडक्शन लिया, उनका भाषा और विचार का सिद्धांत लिया, उनका नैतिक विकास का सिद्धांत लिया। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में जीन पियाजे के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताए, जिनके बगैर दोस्तों हम जीन पियाजे को कभी समझ नहीं पाएंगे। मतलब अगर जीन पियाजे को हमें समझना है तो उनके टर्म्स हमको आने चाहिए। और इस लेक्चर में दोस्तों उनके महान सिद्धांत की हम अवस्थाएं ले रहे हैं। यह लेक्चर भी थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, और कसा हुआ लेक्चर होगा, जिसमें पूरा समझ पे आधारित हम वर्ड्स लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस लेक्चर को शुरू करेंगे। पर इससे पहले कि मैं चरण लूँ, उनके चरणों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनके संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ हैं। तो एक बार सुनेंगे, प्रमुख बिंदु एक बार देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत के सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। मतलब दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है? गुणात्मक रूप से का अर्थ क्या है कि हर चरण में कुछ नए गुणों का विकास होता है। कोई भी गुण किसी दूसरे चरण में दोस्तों रिपीट नहीं होता। दूसरा, सभी चरण स्थित हैं जिनका क्रम नहीं बदलना चाहता। दोस्तों, इस पर क्वेश्चन CTET आ चुका है कि पियाजे के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें यही सही था कि सारे चरण स्थिर हैं जो कि बदले नहीं जा सकते, मतलब क्रम नहीं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मैं हल्का समझाते चलता हूँ। जैसे इंद्रियगामक अवस्था आपने सुना होगा, जिसमें बच्चा इंद्रियों के सहारे, क्योंकि चिंतन बहुत ज़्यादा होता नहीं, तो ज़्यादातर अधिगम समझ कहाँ से आती? इंद्रियों से। जब भूख लगेगी इंद्रियों द्वारा तो रोएगा, मतलब ज़्यादातर समझ इंद्रियों द्वारा। अब इसको अगर उनकी चौथी अवस्था में आप क्रम बदल के कर दोगे, जहाँ परिपक्व चिंतन होता है, बड़े बड़े सिद्धांत लगा सकता है, फार्मूला खुद डेवलप कर सकता है, सिद्ध कर सकता है, तो दोस्तों उस अवस्था में इस अवस्था में बहुत अंतर है। अगर उसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया दोस्तों, तो यह पूरी तरह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थात सभी चरण स्थिर हैं जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता। सभी चरण गुणों की दृष्टि से क्या होते हैं दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, बात हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। और अब हम चलेंगे दोस्तों पेज नंबर 2 पर, और यह है दोस्तों अवस्थाएं। मैं यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। पहली अवस्था को दोस्तों हम संवेदी पेशी, इंद्रियगामक या इंद्रिय जनित कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और यह चलती है 0 से 2 वर्ष। दोस्तों, मैंने पिछले टर्म्स में आपको टर्मिनोलॉजी के माध्यम से समझा दिया था, इसलिए अब लेंगे दोस्तों इसके अर्थ को। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पहला दोस्तों देखेंगे, पहला है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जैसा मैंने बोला था कि बच्चे में जन्म के समय चिंतन नहीं होता, ब्रेन मतलब ज़्यादातर चिंतन, उसका मस्तिष्क नहीं, इंद्रियों के सहारे चलता है। जो इंद्रियों से उसे ठंडी गर्मी जो भी होता है, दर्द होता है, सब इंद्रियों से महसूस होता है। इंद्रियां ज्ञान का शुरुआती द्वार कही गई हैं दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि कुछ व्यवहार, मतलब वह अपने आप को लैंग्वेज, मैं आपको बेहतर समझाता हूँ, क्योंकि वह भाषा बोल के तो कह नहीं सकता मुझे दर्द हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। इसलिए वह अपने आप को वर्ड से नहीं बल्कि एक्शन से प्रकट करता है। जैसे भूख लगने पर रोना, खुश होने पर हंसना, और गुस्सा होने पर पैर पटकना, यह सब मतलब भाषा का क्षतिपूर्ति कर सकते हो आप दोस्तों। यह क्या कहता है कि बच्चे में कुछ व्यवहार जन्मजात होते हैं, वह खुद को मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार द्वारा प्रकट करता है, जैसे हंसना, रोना, पैर पटकना। अगला वस्तु स्थायित्व दोस्त देखेंगे दोस्तों। वस्तु स्थायित्व दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया। वस्तु स्थायित्व मैंने आपको क्या समझाया कि वस्तु स्थायित्व होता है कि अगर कोई बालक वो जानता है कि मम्मी भले नहीं दिख रही, मैंने आपको समझाया कि मम्मी है। देखिए दोस्तों, अब आपको वस्तु स्थायित्व तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इस अवस्था में आपको ये समझना है कौन सा टर्म किस अवस्था में आता है, इस लेक्चर में आपको समझना है। वस्तु स्थायित्व आप जानते हैं कि अगर वह खेल रहा है और उसका खिलौना पालने से नीचे गिर गया, खिलौना उसको नहीं दिख रहा है दोस्तों, पर वह भी जानता है कि खिलौना ठीक मेरे पालने के नीचे है, मतलब कि खिलौना भले नहीं दिख रहा है पर यही नीचे गिरा है। तो दोस्तों मतलब क्या हुआ कि वस्तुएं दिखे या ना दिखे पर उनका अस्तित्व रहता है दोस्तों, उनका नाश नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं? वस्तु स्थायित्व। इंद्रियों द्वारा दोस्तों, जैसा मैंने बता दिया कि उसका सारा प्रकटीकरण किसके द्वारा होता है दोस्तों? सेंसेस द्वारा होता है, इंद्रियों द्वारा होता है दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं इंद्रियों द्वारा प्रकटीकरण एवं अधिगम। मतलब उसे प्यास कैसे महसूस होती है, और इंद्रियों से गर्मी कैसे लगती, त्वचा स्पर्शेंद्री से दोस्तों। तो वह खुद मतलब आप कह सकते हो
उसके सीखने का द्वार ज़्यादा परिपक्व न होने के कारण इंद्रियां होती हैं। अनुकरण दोस्तों, वह बड़ों का अनुकरण करता है। आप बोलोगे आप ताली क्यों बजाओगे, वो नहीं जानता आप ताली क्यों बजा रहे हो, वो भी ताली बजाएगा। आप हंस रहे हो, वो भी मुस्कुराएगा बिना जाने का आप क्यों हंस रहे हो और वो क्यों हंस रहा है। तो दोस्तों यह बड़ों का क्या है, अनुकरण है। मानसिक निरूपण, वह इतना दोस्तों, ऐसे पियाजे ने नहीं कहा कि बच्चा वैज्ञानिक होता है, इतना वो भी समझता है। जैसे उसने कुत्ते को देख लिया 3-4 बार देखा और भौंकते 4-5 बार देख लिया, वो समझ गया कि यही जानवर है, भौंक रहा है। नेक्स्ट टाइम जब वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आए और कुत्ता ना दिखे तो भी अपने दिमाग में कुत्ते की इमेज को मानसिक रूप से बना लेगा दोस्तों। इतना वह सिर्फ 2 साल में परिपक्व है। जरा आप सोचिए दोस्तों, ऐसे ही बच्चे को वैज्ञानिक नहीं कहा गया है। यह अनुकरण एवं मानसिक निरूपण है। परावर्ती क्रिया याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। बच्चा जिस कार्य को सीख लेता है उसी को बार बार दोहरा कर आनंदित महसूस करता है। जैसे स्तनपान की आदत पड़ने के कारण अपनी उंगलियों को क्या करना, चूसना दोस्तों। तो दोस्तों मतलब इस अवस्था में आप, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इस अवस्था में जो बेसिक फोकस है दोस्तों वह किस पर है कि बच्चा इंद्रियों द्वारा क्या करता है, सीखता है। और दोस्तों दूसरी अवस्था, शब्द अधिकतर ले चुका हूँ दोस्तों, दूसरी अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं दोस्तों, और इसी को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और एक लंबी सी लिस्ट है दोस्तों। पहला जीववाद, मैंने आपको बोला था दोस्तों, याद करिए। बच्चे को लगता है कि उसके खिलौने जीवित हैं, वो अपने हाथी को खिलौने का बस ले लेगा और यूँ चलाएगा दोस्तों, और जैसे ही वो बंद हो जाएगी उसको पटकेगा। क्यों बंद होगी, जैसे दोस्तों चाबी भरने वाले खिलौने हैं, आपने भर दिया, बस दौड़ के गई। जैसे ही दोस्तों बस चलती है यांत्रिक ऊर्जा पर, मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो दोस्तों जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी खत्म होगी, चाबी आपने भरी है, बस रुक जाएगी खिलौने वाली। अब वो उसे उठा के पटके, क्यों नहीं चल रहा है, चल 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 चल। उसे लगता है जैसे मैं जिंदा हूँ ऐसे खिलौना भी जिंदा है दोस्तों। यह मतलब वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है उनमें भी जीवन का भ्रम होना दोस्तों क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। अविलोमीयता दोस्तों, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने उसको आई बना के दिखाया यूँ, उसने कहा हाँ जी ये इंग्लिश का आई है, अचानक आपने इसको क्या बना दिया, बी बना दिया। आप उससे पूछोगे बेटा आई कहाँ गया, वो कहेगा नहीं नहीं आई नहीं है, बी दिख रहा है दोस्तों। तो हम मूल शुरुआत आई से हुई है, अंत की आकृति क्या है, बी है दोस्तों। तो शुरुआत के बिंदु से आगे निकल जाने के बाद बच्चा शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता। इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अविलोमीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अविलोमीयता। मैंने आपको बताया था बचपन में हम 3 में 2 जोड़कर 5 निकालते हैं, जानते हैं कैसे, ऐसे। 5 उत्तर तो आ गया। अब हमारा उत्तर देखो दोस्तों, पियाजे ने कहा बच्चा बेवकूफ़ नहीं, उसका उत्तर सही है, उसने 5 रेखाएं खींची। पर अब दोस्तों अगर उससे पूछो कि बेटा 2 वापस ले आओ, तो 2 उसको वापस ले आना नहीं आता, क्योंकि 2 और 3 शुरुआती पॉइंट है। यहाँ सीधी 5 रेखाएं दिख रही हैं, 2 और 3 रेखाएं यूँ अलग अलग नहीं दिख रही हैं। इसलिए दोस्तों वापस न लौट पाना ही क्या कहलाता है, अविलोमीयता कहलाता है। संरक्षण का अभाव, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप उसको यूँ रेखा दिखा रहे हैं और अचानक कोड बना देते हैं तो वह रेखा को भूल जाता है। मतलब शुरुआती आकृति में कोई भी बदलाव होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है। इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संरक्षण का अभाव। अगर आप देखें दोस्तों तो अविलोमीयता और संरक्षण एक ही जैसे हैं, बस अंतर क्या है कि अविलोमीयता हो सकती है किसी अक्षर में, हो सकती है किसी संख्या में, हो सकती है लंबाई या चौड़ाई में दोस्तों। यह क्या कहलाता है, संरक्षण का। लेकिन दोस्तों यह रहा अविलोमीयता, पर संरक्षण का अभाव सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, आकृति में। ये क्वेश्चन सीटीटी में आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ सीटीटी रीट कई एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा केंद्रीकरण, मैंने आपको क्या बताया था, केंद्र। देखो दोस्तों मैं लास्ट टाइम जैसे मैं आपको रिपीट इसी में चाहता हूँ आप दोहरा लो एक प्रकार से। यह है वृत्त का केंद्र, हमेशा एक ही बिंदु होता है दोस्तों, वहाँ से हर पॉइंट की दूरी वृत्त के बॉर्डर की सेम होती है दोस्तों, इसीलिए इसको सेंटर कहा गया है। अब दोस्तों एक समय में एक ही वस्तु पर फोकस कर पाना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। मैंने क्या बोला था कि अगर आप इसको बोलोगे कि बेटा आप कुत्ते को देखना, तो कुत्ता खाना खा के सारी चीज़ें फेंक देगा, वो सीधा कुत्ता ही देखता रहेगा। अब बोलोगे कुत्ते को मारा नहीं, उसने कहेगा नहीं आपने कहा था देखने के लिए। मतलब एक समय में एक ही बिंदु पर फोकस करना केंद्रीकरण है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझ न पाने की समस्या।
आप उसको कितना भी समझाओगे पर वो आपकी मजबूरी नहीं। जैसे आप बोलोगे कि बेटा एक काम करता हूँ, तुम चले जाओ, स्कूल यही बगल में ही तो है, थोड़ा सा निकल जाओ बेटा, ये बगल में 10 मीटर है, मैं जाऊँ ऑफिस चला हूँ। ना 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 ना, मेरे साथ आप स्कूल चलिए। वो नहीं समझ पाएगा कि आपका ऑफिस जाना कितना ज़रूरी है। वो ये नहीं समझता कि आपके ऑफिस के जाने से ही घर का खर्चा चलता है। तो दोस्तों, दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझ पाने की समस्या। दूसरा, अहम केंद्रितता। बच्चा केवल, जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण बनाया, वो अहम केंद्रितता का भी उदाहरण है। क्या वो केवल अपना भला चाहता है, सारा खाना खुद खाना चाहता है। और दोस्तों लास्ट में गिनती वर्णमाला क्रम की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों इस अवस्था में गिनती तो बड़ी अजीब चलती है, 100, 98, 16, 76। बच्चा ये जान ही नहीं पाता कब ऊपर गया कब नीचे गया। और क्रम, जैसा मैंने आपको उस दिन बोला था, खिलौने कभी सबसे बड़े वाले को बीच में रखता है, ऊपर नीचे छोटे को रखता है, भड़ाम से गिर जाता है। या कभी कभी सबसे बड़े वाले को ऊपर रखता है, छोटे वाले को नीचे रखता है, फिर भड़ाम से गिर जाता है, फिर दोस्तों सेट करता है। मतलब धीरे धीरे शुरुआत हो गई होती है। प्रतीकात्मक समझ, मतलब अब दोस्तों इतना इंटेलिजेंट है कि अगर कुत्ते का चित्र देखता है तो समझ जाता है कि यह वास्तविक कुत्ता नहीं है, बल्कि उसे प्रकट किया गया है किसके द्वारा, चित्र के द्वारा। दोस्तों इतना परिपक्व हो चुका है। और भाषा विकास, दोस्तों पियाजे मानते हैं कि इस अवस्था में बच्चे में लैंग्वेज वर्ड भंडार, जो शब्द भंडार होते हैं, वो तेज़ी से वृद्धि करते हैं। दोस्तों गाइस याद करिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अब आएगी उनकी सबसे इंपॉर्टेंट अवस्थाओं में से एक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज भी कहते हैं। देखेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज, देखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज। दोस्तों अभी आपने क्या देखा, केंद्रीकरण। लेकिन अब दोस्तों आप हर शब्द का पीछे वाले का उल्टा देखेंगे, विकेंद्रीकरण। अब यह एक चीज को कई तरीके से सोचता है। जैसे अगर वह किसी सामान को खरीद रहा है, जैसे आपने उसको 10 रुपये दिए, तो अब अभी पहले आपने बेटा जाके नमकीन खाना, तो सीधा नमकीन ही खाएगा, क्योंकि वो एक समय में एक ही चीज़ पे फोकस करता है। अब वो सोचेगा कि यार मैं 10 रुपये में क्या लूँ, कोई कैंडी खरीदूँ, कोई आइसक्रीम खरीदूँ। मतलब वो 10 रुपये को कई प्रकार से खर्च करने के बारे में सोचेगा। विभिन्न, दोस्तों केंद्रीकरण क्या था, एक ही नज़रिए से सोचना, विभिन्न। अब दोस्तों उसकी सोच लगातार, दोस्तों क्या कहा उन्होंने कि गुणात्मक रूप से चरण आगे बढ़ते हैं, हर चरण में कुछ नए गुण आते हैं। तो विकेंद्रीकरण है एक बिंदु को, एक ही वस्तु को कई नज़रिए से सोचना। विलोमीयता, अभी तक आपने क्या देखा, अविलोमीयता। अब दोस्तों आप खुद समझो कि अब क्या 11 साल के बच्चे को अगर आप व बना करिए क बना दोगे तो वापस वो व नहीं बना पाएगा। वो बोलेगा भाई इसको मिटाओ, ऐसे ऐसे, वापस कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा। अर्थात हम समझ गए हैं कि मूल बिंदु कभी नष्ट नहीं होता, हम जब चाहे मूल बिंदु पर वापस कर सकते हैं। पुरानी वाली समस्या एक बार देखेंगे, 3 + 2 कितना हुआ, 5। पर अपन जानते हैं कि 3 और 2 कहीं नहीं गए हैं, अभी भी वापस आ सकते हैं। 5 में 2 घटाया 3, 5 में 3 घटाया 2, मतलब मूल बिंदु पर जब चाहें वापस लौट सकते हैं दोस्तों। तो अब यह परिपक्व हो चुका है। अविलोमीयता नहीं, बल्कि क्या पाई जाएगी, विलोमीयता, संरक्षण। ठीक यही कहानी। अब उसको रेखा ऐसे बना के कोड बना दोगे और उससे पूछोगे कि बेटा रेखा कहाँ गया ABC में, वो कहेगा ठीक है रेखा अभी भी वही है जहाँ पहले थी, बस आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम समझ गए हैं कि आकृति का नहीं होता क्या, नाश, भले ही उसमें हो जाए थोड़ा बहुत क्या, फेर बदल। अर्थात फेर बदल होने पर भी मूल आकृति हमेशा जस की तस रहती है, मतलब वही रहती है जो पहले थी। यही दोस्तों क्या कहलाता है, संरक्षण का अभाव। ये सॉरी माफ करेंगे, संरक्षण, क्योंकि संरक्षण का अभाव पीछे पाया गया था। देखिए दोस्तों, इसे आप ऊर्जा के संरक्षण से समझ सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा अपना रूप बदल, भाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई, हीट एनर्जी में बदल गई। पर दोस्तों आप ये कहो कि ऊर्जा गायब हो जाए, यह संभव नहीं है। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला, तार्किक चिंतन की शुरुआत। अब प्रश्न पूछता है, वो जानना चाहता है, यह दोस्तों वह धीरे धीरे कोण समझता है, छोटे मोटे त्रिभुजों की कोण ज्ञात करता है। मतलब धीरे धीरे अब उसके अंदर तर्क, जानना चाहता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, धूप में कपड़े क्यों सूखते हैं। ये तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। अगला दोस्तों, दूसरों के नज़रियों को समझ पाने में सक्षम। अब वो समझ गया है कि मुझे स्कूल चले जाना चाहिए, क्योंकि पापा अगर लेट होंगे शायद ऑफिस में उन्हें डांट पड़ेगी या उनका ऑफिस में उनका गलत इमेज बनेगा। दोस्तों यह अब
दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकता है। क्रम परिपक्व दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप 7 से 11 को देखें तो मैं आपको इसको लाइव से जोड़कर भी समझा सकता हूँ। 7 से 11 में एक बच्चा जनरली, मतलब क्या हमने सही लिखा है, हम चेक कर रहे हैं क्या क्रम वास्तव में परिपक्व हो जाता है। तो 7 से 11 का जनरली 11 साल का बच्चा लगभग 6वीं कक्षा में होगा या 5वीं में, और इस समय हमको पढ़ा दिया जाता है क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसका मतलब हमारा क्रम का ज्ञान क्या हो चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है। गणितीय संक्रियाओं की निपुणता दोस्तों, गणित बेसिकली 4 क्रियाओं से बनी है, जिसे बेसिक क्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भागाकार करना या भाग करना दोस्तों। और आप समझो क्या 11 साल का बच्चा इन चारों से परिचित नहीं है? उत्तर है वह इसमें लगभग क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। वर्गीकरण, अब दोस्तों वो अंतर कर सकता है चीज़ों को। जैसे आपने उसको बोला कि आप दोस्तों, जैसे उसने बोला, आपने उसको बोला कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 में सम और विषम संख्याएं छाटिए, तो 1, 3, 5 का एक ग्रुप बनाएगा, 2, 4, 6 का एक ग्रुप बनाएगा और वो लिख देगा कि यह कैसी संख्या है, विषम, और यह क्या है, सम। मतलब समान गुणों के आधार पर ग्रुप बनाना, और इसी को दोस्तों हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में क्या है, समानता एवं अंतर बताना। दोस्तों लगभग वही बात है, ये वो बात भी दिखाती है क्या, क्योंकि ये 2 से कटते हैं इसलिए सम संख्याएं हैं, इनमें क्या है, समानता। क्योंकि 1 2 से नहीं कटता इसलिए यह विषम संख्या है, यह क्या है दोस्तों, अंतर। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो, इस अवस्था में ज़्यादातर, मतलब दोस्तों अभी तक मैं आपको ज़्यादातर वो उस समानता और अंतर ज्ञात कर लेता है। दोस्तों इस शब्द पे थोड़ा विचार करेंगे, मूर्त, मतलब तार्किक चिंतन आ गया है, पर अभी भी मूर्त का अर्थ क्या है कि दोस्तों अभी भी वह उस वस्तु के बारे में नहीं सोच सकता जो उसकी आंखों के सामने उपस्थित ना हो। जैसे दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं में से आपने देखा, क्लास 3, 4 में देखा आपने, इस अवस्था में आपको ऐसा सवाल नहीं पढ़ाया जा सकता कि माना राम ने श्याम को x रुपए दिए और उसने देखा x बराबर आ गया 100 रुपये के, उसके लिए x है, 100 रुपये 100 रुपये है। मतलब कहने करते हैं वह किसी चीज़ को मान नहीं सकता, मतलब संकल्पना माना की मतलब अमूर्त चिंतन नहीं है। सोच तभी पाएगा जब वस्तु उसकी आंखों के सामने हो दोस्तों। इसलिए अभी तक की अवस्था में यह शब्द बहुत मायने रखता है, मतलब चिंतन तभी। जैसे आप उसको बोलोगे कि बेटा कल्पना करो तुम नदी में नहा रहे हो, वो बोलेगा नहीं साहब मैं तो क्लास में बैठा हूँ बेंच पर, मैं नदी में कहाँ नहा रहा हूँ। मतलब दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि वह एक कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर केवल कैसा चिंतन है, मूल जो दिखेगा बस वही सोच पाएगा। और अब चलेंगे दोस्तों उनकी अगली अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11 से 15 कुछ बुक्स में रहता है, पर बेहतर यही होगा कि आप इसे 11 से अधिक, मतलब 11 से आगे माने, क्योंकि आगे कोई अवस्था नहीं, मैं लगातार लेक्चर्स में कहता हूँ, इसलिए इसे जीवन काल तक रखा जाएगा। अब दोस्तों याद करिए, कक्षा मतलब 11-15, या मैं इसे 11 प्लस मानूँ तो बाकी के पूरे जीवन, 11 साल की उम्र तक बच्चा 6वीं में 7वीं में हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अब आता है दोस्तों, माना x बराबर है x रुपीज़। अब वो हम मानता है कि अगर वस्तु ना हो तो भी, जैसे उन्होंने बोला कि साहब आप मानो आप गंगा जी में नहा रहे हो इलाहाबाद में, जबकि बच्चा गांव में पढ़ रहा है, उसने कहा ठीक है यार सवाल लगाने तक मान लेते हैं। मतलब वस्तु न होने पर भी चिंतन करने की कोशिश करता है। अब उसके अंदर कैसा चिंतन आ गया है दोस्तों, अमूर्त तार्किक चिंतन। दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, उम्र है जब खूब पाइथागोरस का प्रमेय, निर्मेय, न्यूटन का नियम, यूक्लिड का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत दोस्तों समझाए जाते हैं जो, और ये पूरे सिद्धांत वैज्ञानिक या गणितीय रूप से क्या होते हैं दोस्तों, तार्किक। तो शुरुआत जो आपने देखा वहाँ तर्क की हुई थी, अब यह जाकर यहाँ क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है, निगमनात्मक चिंतन। दोस्तों अभी तक ये सूत्र पाता था, अप्लाई करता था, उत्तर निकाल लेता था। अब दोस्तों यह सूत्र को सिद्ध करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे दोस्तों याद करिए, इस उम्र में 9वीं 10वीं में दोस्तों, अगर 15 को मैं मानूँ तो 9वीं या 10वीं तक हम होते हैं a+b का होल स्क्वायर। हम इसको सिद्ध करते हैं, यह होता है a² + b² + 2ab। दोस्तों कहने का अर्थ है गाइज कि वह अब चिंतन में केवल निष्कर्ष भी निकालना सीखता है, सूत्र कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ। अब सारी चिंतन दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक समय में एक से अधिक नज़रिए से सोचना कैसा चिंतन होता है, अब सारी चिंतन होता है। संकल्पनात्मक, अब यह सोचता है कि ये हुआ तो क्या होगा,
वो हुआ तो क्या होगा, इस पैसों को इस तरह खर्च करूँ तो क्या होगा, उस तरह से खर्च करूँ तो कितना फायदा होगा। मतलब दोस्तों बिना कार्य को किए चिंतन करके तब कार्य कर रहा है। यह अवधारणा निर्माण, जिसे आपने साइंस में हाइपोथेसिस बिल्डिंग कहा होगा दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं। मतलब दोस्तों इस अवस्था में अत्यंत ही चिंतन क्या हो जाता है, परिपक्व, मतलब चिंतन में रीजनिंग आ जाती है दोस्तों, ऑब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन आ जाता है दोस्तों। तो यह रही दोस्तों पियाजे की 4 अवस्थाएं। और जैसा मैंने आपको बोला था, हम एक और सिद्धांत ले रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का, एक छोटा सा सिद्धांत किसका, जेरोम ब्रूनर का दोस्तों। काफ़ी देखो दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के आगे ढक गया है किसका सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत। पर दोस्तों ब्रूनर का सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुछ मायनों में पियाजे के सिद्धांत से दमदार भी है। मतलब दोनों के अपनी अपनी विशेषताएं हैं दोस्तों। चलेंगे दोस्तों, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत दोस्तों, इसकी 3 अवस्थाएं हैं जबकि पियाजे की 4 हैं। कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी। पहली अवस्था को संक्रियात्मक या दोस्तों ऑपरेशनल स्टेज कह सकते हैं। यह जन्म से कितने स्टेज चलती है दोस्तों, 1 वर्ष चलती है। क्या इस देखिए दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, संक्रिया ऑपरेशन, क्रिया के माध्यम से। इस अवस्था में इंद्रियां ज्ञान का द्वार और चिंतन का स्रोत होती हैं। बालक खुद को मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार द्वारा प्रकट करता है, जैसे हंसना, रोना और पैर पटकना। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, अब आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है, 1 वर्ष तक। अब इस उम्र में दोस्तों भाषा तो है नहीं कि सब कुछ बता देगा, ये दो वो दो, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ। अब दोस्तों इसके पर प्रकटीकरण के लिए भाषा नहीं, तो प्रकट कैसे करेगा, खुद को एक्शंस के द्वारा। जैसे दोस्तों अब भूख लगी है, अभी तो कह नहीं सकता मुझे दूध पिलाओ या मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो दोस्तों यह सीधा क्या बोलेगा, चिल्लाएगा। जानता है जब तक चिल्लाएगा नहीं आपका ध्यान इसकी तरफ आएगा नहीं। तो यह क्या कर रहा है, शब्दों द्वारा नहीं, विचारों द्वारा नहीं, एक्शंस द्वारा आपको आकर्षित कर रहा है। इसलिए मैंने क्या बोला है कि ज्ञान का द्वार क्या है, इंद्रियां, और प्रकटीकरण किसके द्वारा हो रहा है, क्रियाओं द्वारा। जैसे गुस्से में, अब इसको आंख लाल करना नहीं आता आपकी तरह, पर एक गुस्सा कैसे प्रकट करेगा, अपने पैर को खूब पटकेगा, आप समझ जाएंगे कुछ लफड़ा हुआ है दोस्तों। इसलिए इस अवस्था को हमने क्या कहा है, संक्रियात्मक, या बेहतर होगा इसे क्रियात्मक अवस्था भी कहें, क्योंकि प्रकटीकरण किसके द्वारा होता है, क्रिया द्वारा होता है दोस्तों। अगला दर्पण। देखिए दोस्तों पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक दोनों का एक जोड़ है। इस अवस्था में क्या कह रहा है, दर्पण प्रतिबिंब अवस्था। मतलब कहने देखिए दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, किसी चीज़ का प्रतिबिंब कब बनेगा, जरा आप सोचिए, किसी चीज़ का प्रतिबिंब तभी तो बनेगा जब होगी वह क्या, वस्तु। भाई जैसे आपको एक परछाई दिख रही है किसकी, गिलास की, पर ये परछाई तभी तो होगी जब रियली वस्तु गिलास भी होगी। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब अवस्था का क्या अर्थ है, मैं एक बार पढ़ के समझाता हूँ। बच्चा उसी वस्तु के बारे में चिंतन कर पाता है जो उसकी आंखों के सामने हो, जो मैंने वही बोला परछाई वाली। इसलिए आपको सबसे बेहतर वर्ड है इसमें क्या, प्रतिबिंब। जैसे दूध की बोतल देखकर लार टपकाना या जीभ चलाना। जैसे दोस्तों यह अवस्था ध्यान रखेंगे 1 से 7 वर्ष तक चलेगी। तो दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, जैसे आपने इसके सामने दूध का एक बोतल रखा है और इसे दूध पीने का मन है या भूख लगी है, तो यह जैसे ही दूध को देखता है इसे पीने जैसा महसूस करता है, अपनी जीभ चलाता है, लार टपकाना, मिल जाए मैं पी लूँ। पर जैसे ही आप बोतल हटा देते हो, थोड़ी देर बाद ये जीभ फेरना बंद करता है, इसको लगता है बोतल नहीं। दोस्तों यह क्या कहलाता है, वस्तु होने पर ही चिंतन कर पाना, यह क्या कहलाता है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। से हम मिरर इमेज स्टेज भी कहते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों लास्ट की उनकी अवस्था काफ़ी हद तक मिलती है किससे, जीन पियाजे के औपचारिक और मूर्त संक्रियात्मक से थोड़ा थोड़ा मैच करती है। और यह अवस्था प्रतीकात्मक अवस्था, जिसे हम सिंबॉलिक स्टेज। दोस्तों यह मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। मतलब इसमें एक बात है जो बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, वो क्या है कि अब यह अभी तक क्या देखा उसने कि अगर कोई वस्तु है तभी चिंतन कर सकते हैं, पर दोस्तों इसमें इतना परिपक्व हो गया है कि समझ गया है कि कई बार असली वस्तुएं लाई ही नहीं जा सकती, इसलिए वो असली नहीं है तो अपन उनको किसके माध्यम से सीखते हैं, प्रतीकों। मतलब अगर वस्तु नहीं है उसका चित्र भी बना तो अपन जान जाते हैं कि वस्तु के बराबर है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों अभी ये जब छोटा था, याद करिए उस अवस्था में कुत्ते का खिलौना पाया था, खूब पटक पटक के कुत्ते को मारा, अरे भाग 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 भाग। अब इस गधे को क्या पता चला कि असली कुत्ता कितना डेंजरस है। अब ये समझ गया क्या कि क्यों मुझे खिलौने वाला कुत्ता दिया गया खेलने के लिए, क्यों मुझे खेलने के लिए असली कुत्ता नहीं दिया गया, क्योंकि इसे अब पता है कि असली कुत्ता वास्तविक जीवन में काट भी सकता है और बहुत डेंजरस है, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ सकता है दोस्तों। तो अब ये समझ गया है क्या, बहुत मज़ेदार पॉइंट है दोस्तों,
कि कुछ वस्तुएं नहीं प्रकट की जा सकती, नहीं दिखाई जा सकती अपने असली रूप में, इसलिए उन्हें किसके माध्यम से प्रकट किया जा सकता है? प्रतीकों के माध्यम से। मतलब यहाँ प्रतीक को ही वस्तु माना जाएगा। जैसे दोस्तों कक्षा, भूगोल की कक्षा में देख रहा है कि गुरुजी रोज लेके आते हैं क्या, ग्लोब, आपने देखा होगा ग्लोब होता है दोस्तों। अब ये समझ गया है कि असली पृथ्वी, ग्लोब प्रतीक है किसका? पृथ्वी का। पर क्या पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, जिसमें कक्षा भी है, क्या उस पृथ्वी को कक्षा में लाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, यह तो काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। यहाँ ग्लोब प्रतीक है किसका? पृथ्वी का दोस्तों। वह समझ गया है, ध्यान से देखेंगे, कि जो मानचित्र में यूं नीली नीली रेखा ऐसे जा रही है, वह दिखाती है किसको? नदी को। क्योंकि दोस्तों असली नदी को नहीं दिखाया जा सकता कक्षा में, वरना पूरी कक्षा बह जाएगी, डूब जाएगी दोस्तों। उसी तरह से जानता है कि जो भूरे भूरी लाइनें दिख रही हैं, यह क्या है? पर्वत है, हिमालय पर्वत है। यह लाइनें पर्वत का क्या है? प्रतीक। क्योंकि इतना विशाल हिमालय श्रृंखला नहीं लाई जा सकती कहाँ? कक्षा में। इसलिए सुविधा की दृष्टि से इसे प्रकट किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा? प्रतीकों द्वारा। यह कहती है जेरोम ब्रूनर की अंतिम अवस्था दोस्तों। दोस्तों आप ये बात कह सकते हैं कि ब्रूनर की अवस्थाएं लगभग मैच करती हैं किससे? जीन पियाजे की अवस्थाओं से, पर कुछ अंतर भी हैं दोस्तों। खासकर तीसरी अवस्था में प्रतीकात्मक चिंतन में यह दोस्तों बहुत ही दमदार लगा। क्या? कि कुछ वस्तुएं कभी कभी असली रूप में नहीं प्रकट हो सकती, इसलिए उन्हें हम किसके द्वारा, जैसे दोस्तों अब कहने का अर्थ क्या है कि यह लाल मार्क डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में रात में लोग लगाते हैं दोस्तों। अगर सोचो पूरा हॉस्पिटल ही रोड को दिखाना हो तो कितना, भाई रात का अंधेरा है, आदमी नहीं देख पाया हॉस्पिटल भाई, पर यह प्लस मार्क मानकर पर मोटा मोटा आइडिया लगते हैं कि हाँ कुछ न कुछ मेडिसिन का काम होता है दोस्तों। और यह कैसा है, कौन सी अवस्था है दोस्तों? ब्रूनर की प्रतीकात्मक अवस्था। दोस्तों मुझे यकीन है कि यह लेक्चर बहुत ही दमदार रहा। मैंने आपको दोस्तों एक बार देखेंगे जीन पियाजे पढ़ाया, मैंने आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाया दोस्तों, मैंने आपको वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाया, और लास्ट में मैंने जैसे आपको बोला था ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ाया। दोस्तों मैं चाहता हूँ इन लेक्चर्स को आप 2-3 बार पहले वीडियो द्वारा देखिए और उसके बाद नोट्स। पहले मैं चाहता हूँ इस लेक्चर को आप समझो। इस समय सबसे ज़रूरी है आपका क्या विकसित करना, समझ, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी पे क्या बनाएं, नोट्स बनाएं दोस्तों। यह काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन आई आर पी मिस्टर से गुड बाय टू गाइस, थैंक यू।